हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसआई घटना चक्र के न्यू बुक से साइंस के बारे में। ठीक है, मैंने आपको कल पूछा था कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि साइंस को स्टार्ट कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन भारत के इतिहास तो हम लोगों ने 2 टॉपिक्स को उसमें कवर किया था। तो आज हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे टॉपिक्स को कवर करने वाले, मापन और गतिकी, बल, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और बताइएगा कैसा आपको लगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इसके पहले के 2 पार्ट्स को नहीं देखा इस बुक से रिलेटेड, तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए बिल्कुल एग्जाम्स के ओरिएंटेड है और आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली फ्रेंड्स इससे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने के नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक देखेंगे मापन एवं गतिकी। क्या क्या चीज़ें दी गई है देखते हैं। तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है, बिल्कुल सही है। घनत्व की इकाई क्या होती है, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है, तो 373.15 केल्विन। आपको पता है कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या आता है, तो उसमें 273.15 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ें की गई है कि 100 डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273.15 को जोड़ेंगे तो 373 आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दाब की एसआई इकाई क्या होती है, पास्कल होता है। दाब यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल होता है उसको दाब कहते हैं। प्रेशर इक्वल टू हम कह सकते हैं कि F/A होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दाब का एसआई यूनिट पास्कल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये है, समुद्र की गहराई सामान्यतः फैदोमीटर उपकरण द्वारा मापी जाती है। नॉटिकल मील जो होता है समुद्री दूरी मापने की इकाई होती है। ठीक है, एक समान रेखीय गति में वेग अपरिवर्तित रहता है तथा त्वरण जो होता है शून्य होता है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम्स में टच होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एक समान जो रेखीय गति होता है उसमें वेग अपरिवर्तित रहता है और इस कारण से क्या होता है कि जो त्वरण होता है यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है वो बिल्कुल शून्य होता है। और ठीक इसके अपोजिट क्या होगा कि असमान रैखिक गति में वेग एक समान नहीं रहता है, त्वरण अशून्य होता है या 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स और है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी घड़ी के लोलक की जो लंबाई बढ़ाया जाए तो उसका जो आवर्तकाल होगा वो भी बढ़ेगा। क्योंकि मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था कि T इक्वल टू क्या होता है, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड T इक्वल टू क्या होता है कि 2π√L/g, यानी कि ये लंबाई पे डिपेंड करता है। अगर लंबाई इसका बढ़ेगा तो ये आपका आवर्तकाल जो होगा, टाइम पीरियड होगा, वो भी बढ़ेगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि अगर 4% बढ़ा दिया जाए उसके लेंथ को तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 4% अगर L के जगह पे 4 रखते हैं तो ये रूट से बाहर निकलेगा, यानी कि 2, तो 2% इस तरह से बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको इसी तरह से समझाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि एसआई प्रणाली में 7 मूल मात्रकों को रखा गया। ये पॉइंट्स आपको पता होगा, जिसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मूल मात्रक है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि त्वरण का मात्रक न्यूटन प्रति केजी होता है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि A बराबर होता है F/m। ठीक है, क्योंकि F बराबर ma होता है तो यहाँ से A बराबर F/m निकाल सकते हैं और F के जगह पर न्यूटन रख सकते हैं और यहाँ पे मास जो है, मास को हम केजी रख सकते हैं। तो हो गया कि नहीं, न्यूटन प्रति केजी। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है तथा उष्मा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बल का मात्रक अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, केजी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उनको हम लोग सदिश राशि कहते हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, त्वरण, विस्थापन सदिश राशि के अंतर्गत आता है, जैसे संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल आघूर्ण हो गया, ये सभी के सभी सदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। और जस्ट ठीक इसका अपोजिट जो हो जाएगा, जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन उसमें दिशा नहीं होता, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय, चाल, तो ये सभी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला पॉइंट्स देख लीजिए। नेक्स्ट ये है कि किसी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ध्यान रखेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी सदिश का परिणाम कितना हो सकता है, तो ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहा जाता है। शक्ति और ऊर्जा दोनों ही अदिश राशि है। ठीक है, शक्ति और ऊर्जा दोनों ही अदिश राशि होता है। अगला पॉइंट की गति का प्रथम समीकरण क्या है,
तो न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at होता है। ये आपका न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, ध्यान रखिएगा। वाहन की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया था, ठीक है। स्पीडोमीटर का कार्य क्या होता है? वाहन की गति को मापने के लिए। किसी भी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम तथा मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर कम होता है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप रटिएगा। हीरा जो होता है वो कैरेट में तौला जाता है, ठीक है। जैसे सोना को भी कैरेट में तौला जाता है, 24 कैरेट का सोना जो कि शुद्ध माना जाता है। उसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हीरे का 1 कैरेट जो होता है वो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, ठीक है। 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। अगला पॉइंट्स कि दो वस्तुओं के बीच की कोणीय जो दूरी होती है वो उसका मापन की जाती है किसके द्वारा? तो सेक्सटेंट के द्वारा मापन की जाती है। इसको इंग्लिश में हम लोग सस्टक कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में अक्सर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता रहता है सेक्सटेंट, ठीक है। चलिए, बार यहाँ पे क्या है? वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। अब यहाँ से एक पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, 1 बार बराबर कितना होता है? तो 1 बार बराबर, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि 1 बार बराबर हम कह सकते हैं कि 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लियर। अगला पॉइंट्स कि ताप का एसआई जो इकाई है वो क्या है? केल्विन होता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये पॉइंट है कि कंक्रीट रोड की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि तो इसका कारण ये है, और ये क्वेश्चंस भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कारण ये होता है कि बर्फ़ और पैरों के मध्य जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, वो कंक्रीट और पैरों के मध्य जो घर्षण लगता है उससे कम होता है, और इस कारण से बर्फ़ पर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। अगला पॉइंट्स देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक साधारण स्केल की सबसे छोटी माप कितना होता है? 1 मिलीमीटर होता है। और कोण की इकाई क्या होती है? रेडियन होता है, कोण की इकाई रेडियन। और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी का औसत वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पिको एसआई उपसर्ग है, और इकाइयों के आगे लगाकर इसका अर्थ जो कि हम कह सकते हैं कि पिको का मतलब कितना होता है? 10 के पावर -12 होता है, ठीक है। पिको यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 10 के पावर -12 के बराबर होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? कोणीय वेग का जो विमीय सूत्र होता है, डायमेंशनल जो फार्मूला है वो क्या है? mlt के पावर -1, mlt के पावर -1। और एक अक्सर पूछा था कि mlt के पावर -2 ये किसका होता है? mlt के पावर -2, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि mlt के पावर -2 ये बल का है, जो कि अक्सर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता रहता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। और उसी तरह से ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट है कि दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में अधिक संवेग होगा। तो ये तो बहुत ही लॉजिकली बात है, आप इसको आसानी से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस जो कि अक्सर आपको रिपीट होते रहता है, तो ये क्या है कि किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को हम लोग पी से सूचित करते हैं, ठीक है। मोमेंटम यानी कि जो पी बराबर क्या होता है? mv। इसको आप याद रखिएगा। गति का सूत्र से संबंध हम यहाँ पे एक और देख सकते हैं कि s बराबर u प्लस हाफ at स्क्वायर में क्या होता है कि s जो होता है, s का मतलब यहाँ पे क्या है कि दूरी है, यानी कि s का मतलब वस्तु द्वारा t सेकेंड में तय की गई दूरी होता है। तो ये जो फार्मूला है आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि तोप फायरिंग के बाद पीछे धक्का न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार लगती है, यानी कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, आपको पता होगा। और उसी तरह से अगर हम नाव पर से अगर छलांग लगाए तो नाव का पीछे हटना, ये भी आपको पता होगा। बंदूक चलाया जाता है तो बंदूक का थोड़ा सा पीछे हटना, ये सभी चीज़ें आपको पता होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया था? ये VBI है, इसको याद रखिएगा, एकदम VBI है। मैनोमीटर का प्रयोग दाब मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, दाब मापने के लिए किया जाता है। नैनोमीटर का प्रयोग हम करते हैं अति अल्प दूरी मापने के लिए। नैनोमीटर अति अल्प दूरी यानी कि बहुत ही कम जो दूरी होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि आवृत्ति का SI यूनिट क्या होता है? आवृत्ति का SI यूनिट हम कह सकते हैं हर्ट्ज होता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। एक फैदम बराबर क्या होता है? एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। फैदम जो कि समुद्र की गहराई मापने में यूज़ किया जाता है, फैदम। अगला पॉइंट की गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग हम लोग विकिरण मापने में करते हैं, विकिरण मापने हेतु किया जाता है। GM काउंटर भी आपको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से किससे द्वारा मापी जाती है? तो एटॉमिक क्लॉक के द्वारा मापी जाती है, परमाणु घड़ियों के द्वारा मापा जाता है।
दूरी की एक इकाई नॉटिकल मील का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, किस में करते हैं? नेविगेशन में किया जाता है। क्रोनोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? समय को मापने के लिए किया जाता है, क्रोनोमीटर। चलिए अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है कि किसी पिंड के विरामावस्था में या फिर एक समान गति करने पर इसमें जड़त्व निहित होता है। देखिए ये सभी जो है वो डायरेक्ट आपका डेफिनेशन भी हो सकता है, एग्जाम्स में डेफिनेशन पूछ ले और यहाँ पे डैश करके दिया जाता है। ठीक है, इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे बीच में डैश कर दिया जाता है, ताकि आप अगर आपको पूरा डेफिनेशन पता हो तो आप उस डैश को भर सकते हो। ठीक है, पराध्वनिक गति में मापन के लिए प्रयुक्त जो इकाई होती है वो मैक संख्या होता है, आपको ये चीज़ पता होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। जैसे एक फैदम क्या होता है, तो एक फैदम अगर फीट में पूछे तो 6 फीट, अगर एक फैदम का मीटर में पूछे तो 1.8 मीटर। ठीक है, एक नॉटिकल मील कितना होता है? 1.85 किलोमीटर। उसी तरह से एक मील क्या होता है? एक मील 1.6 किलोमीटर होता है, ये ध्यान रखेंगे। एक फीट 12 इंच के बराबर होता है। और बाकी चीज़ों को अभी आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 HP जो होता है हॉर्स पावर, यानी कि अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अक्सर ये ऐसे पूछ जाता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है, तो 10 के पावर 7 अर्घ होता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमाया गया कि 1 अर्घ बराबर क्या दिया गया? 10 के पावर -7 जूल। ठीक है, उसी तरह से कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है, तो 1 डाइन बराबर जैसे इसका पलट दिया गया। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पलटना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे और एग्जाम्स में अगर पलट के पूछे तो आप गलत करके आ जाओगे, तो इसी तरह से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 1 लीटर बराबर 1000 जो कि सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ये दोनों वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपने देखा होगा इस क्वेश्चंस को एग्जाम्स में। उसी तरह से अगर हम बात करें कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, यानी कि अगर हम स्वस्थ मनुष्य के शरीर की ताप की बात करें तो कितना होता है? सेल्सियस में होता है कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो मापन और गतिकी से संबंधित जो भी क्वेश्चन दिए गए थे इस बुक में हम लोगों ने कवर किया। आई होप कि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो गया होगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं पता आप उसको नोट डाउन करके याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं 4 टॉपिक्स यहाँ पे, बल, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इसमें देखिए काफ़ी डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, तो शुरू करते हैं। द्रव्य और ऊर्जा तुल्य हैं, एक दूसरे के रूप में बदला जा सकता है, इसका परिवर्तन E = mc² द्वारा लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहा जाता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी जो है किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा की वृद्धि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अधिकतर थोड़ा सा आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति या फिर सामर्थ्य कहते हैं, और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि P बराबर क्या होता है? W/T। ठीक है, P बराबर W/T होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जड़त्व का नियम न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही व्यक्त करता है, जिसके अनुसार क्या है कि कोई गतिमान या फिर स्थिर वस्तु अपने गति या फिर स्थिति अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और यही है गति का प्रथम नियम, या फिर हम कह सकते हैं कि जड़त्व का प्रथम नियम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट ये कह रहा है कि न्यूटन के गति संबंधी तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहलाती है। ये चीज़ आपको पता होगा, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के गति का थर्ड लॉ है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक और पढ़ सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह न्यूटन के गति से संबंधित द्वितीय नियम है। तो ये चीज़ आपको पता होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी ये है कि पूछा जाता है कि न्यूटन के गति के किस नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है, जबकि दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजन प्राप्त होता है। यानी जो F बराबर हम लिखते हैं ma, वो क्या है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से मिलता है, और इसका परिभाषा प्रथम नियम से मिलता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। तो ये पॉइंट तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट है कि साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित करता है। अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स इसको कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सेंट्रीपेटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्रीय कैसे याद रखेंगे, अभिकेंद्र, जस्ट अभिकेंद्र की ओर मुड़ो, अभिकेंद्रीय, ठीक है, अभिकेंद्रीय केंद्र की ओर। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कर्ण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कर्ण का कोणीय वेग कहा जाता है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट कि जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि काफ़ी ईजी क्वेश्चंस भी है। नेक्स्ट है कि रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है कि न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम दोनों के योग से, यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि न्यूटन के द्वितीय नियम और तृतीय नियम का अगर योग कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण सामने आता है, निकल करके आता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी वस्तु या फिर पिंड में उसकी गति या फिर वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली, तोप से छोड़े गए गोले, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न हुई ऊर्जा, तो उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट है कि जब दो बल क्रिया या फिर प्रतिक्रिया एक ही बिंदु पर क्रिया करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि परिणामी जो बल होगा वो शून्य होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा बारिश स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, तो एक्चुअली अगर मेरी वॉइस में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, जब कोई पिंड हवाई जहाज़ से नीचे गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। ये पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई वस्तु को अगर हम हवाई जहाज़ से नीचे गिराते हैं तो उसके गतिज ऊर्जा में क्या होगा कि वृद्धि होगा, ठीक है। सड़कों या फिर रेलवे ट्रैक में वक्रों पर ढलान दी जाती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये होता है, इसका ढलान इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। एक्चुअली कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई सड़क है, ठीक है, ये सड़क है अगर जा रही है और यहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट होगा तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे यानी कि जो राइट साइड अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं इससे थोड़ा सा इधर डाउन किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा झुकाव होता है, चाहे आप रेलवे ट्रैक हो या फिर कोई सड़क हो, हमेशा आपको ये थोड़ा सा झुकाव देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट देखिए कि एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं तो ट्रक से अगर तुलना की जाए तो कार में कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला पॉइंट कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि फिजिक्स में कार्य तभी माना जाता है जब कोई विस्थापन हो, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भारी भरकम यहाँ पे पत्थर है और इस पत्थर को मैं सुबह से लेकर के शाम तक हिलाने की पूरी कोशिश करता रह गया, लेकिन इस पत्थर ने थोड़ा सा भी अपना जगह चेंज नहीं किया तो कोई भी नहीं कह सकता है कि मैंने कोई कार्य किया फिजिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा करके पूरा दिन इसमें बर्बाद किया, पूरी एनर्जी इसमें बर्बाद की, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये कार्य तभी समझा जाता है जब इसमें कोई विस्थापन हो। अगर ये पत्थर थोड़े से अपने जगह पर चेंज करके यहाँ पे आ जाता तो कहा जाता है कि हाँ मैंने कार्य किया। तो ये ध्यान रखेगा कि कोई भी कार्य संभव नहीं हुआ है। चलिए अगला पॉइंट कि साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम हो जाए, ठीक है। घर्षण को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक खींचे गए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। चाहे ये रबड़ बैंड हो या फिर हम घड़ी की चाबी देते हैं तो उसमें भी, और या फिर अगर हम तीर कमान यानी जैसे अगर धनुष में जो कमान को अगर हम खींच देते हैं, खींच के पकड़े रहते हैं तो उसमें भी आपका वही है स्थितिज ऊर्जा। तो ये चीज़ें आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर।
इसका कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण ये कि अनंत तल के सहारे जो लकड़ी होता है इसका द्रव्यमान कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, द्रव्यमान इसका कम हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पारसेक जो होता है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अभी केंद्रीय बल का फार्मूला क्या होता है? mv²/r। और जो भी यहाँ पे फार्मूला है आप उसको याद रखें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बनाने में आपकी सहायता करेगी। ठीक है, त्वरण क्या होता है? त्वरण आपने पढ़ा होगा कि a बराबर जो होता है v-u/t होता है। ठीक है, a बराबर क्या होता है? v-u/t। और ये कहाँ से निकलता है? तो न्यूटन के गति से जो प्रथम नियम आपने पढ़ा था v बराबर u+at, तो ये बस यहीं से निकलता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग में परिवर्तन हुआ v-u/t हुआ। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है कि बंदूक का प्रतिक्षेप यानी कि जो धक्का लगता है पीछे की तरफ वो क्या है? रैखिक संवेग का संरक्षण। अगला पॉइंट्स की प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है कि प्रकाश जो ऊर्जा वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, रूपांतरित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो क्या होता है? दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला, जो कि हम पढ़ सकते हैं कि मान लें कि m1 और m2 जो द्रव्यमान की दो पिंड है और उनके बीच की जो दूरी है वो r है, तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा? यानी F बराबर G इंटू m1 m2 बट्टा में r²। और ये नियम किसका था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि G की वैल्यू कितनी होती है? तो ध्यान रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये होता है G की वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए तब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगा, तो इसमें गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होंगी। गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होंगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठोस में क्या होता है कि अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ठोस पिंड है तो इसमें जो कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी क्या है कि एक दूसरे से उनका जो फोर्स होता है, यानी कि अंतराण्विक जो बल होता है वो एक दूसरे से काफ़ी आकर्षण होकर के एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, उनके बीच में गैपिंग नहीं होती है। इस वजह से कहा जाता है कि अंतराण्विक आकर्षण बल काफ़ी अधिक होता है, इससे तो ये सॉलिड होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट्स क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि जब क्रेन लोहे के एक भारी बोझ को ऊपर उठाती है तो इस अवस्था में यांत्रिक बल का प्रयोग होता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा में सौर ऊर्जा जो कि अपरंपरागत स्रोत है, ये इंपॉर्टेंट है, परंपरागत स्रोत है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेल होता है, सौर सेल होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इलास्टिक कोलाइसन यानी कि प्रत्यास्थ जो संगठन होता है, संगठन टक्कर कह सकते हैं, में केवल क्या होता है कि संवेग का संरक्षण होता है। एक जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.24 कैलोरीज होता है। खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? कैलोरी इकाई में मापा जाता है। और ध्यान रखिएगा घर्षण स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल करके कम किए जाते हैं। ठीक है, घर्षण जो है, घर्षण को किस तरह से कम किया जाता है? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल कर। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आंतरिक बल कभी भी संतुलित बल नहीं होते। आंतरिक बल कभी भी संतुलित बल नहीं होते। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। और भोजन की ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापा जाता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं जो भी क्वेश्चंस थे, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी और इस टॉपिक को भी हम लोगों ने ख़त्म किया। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर मैंने आज 2 टॉपिक्स आपको कवर करा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे आप उसको अच्छे से समझ लिए होंगे। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। और आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 600 लाइक्स का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो के लाइक का टारगेट को ज़रूर कंप्लीट कर देंगे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।